हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। आज के इस क्लास में हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का कुछ विशेष केसेस जैसे रिफ्रैक्शन थ्रो ए रिफ्रैक्शन थ्रो ए ग्लास स्लैब और एपरेंट एंड रियल डेप्थ, क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसी के साथ साथ है इसके कुछ एग्जाम्पल का हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू एक ग्लास स्लैब, यानी इसकी हिंदी होती है कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। इसको हम कहते हैं पार्श्विक विस्थापन या लैटरल डिस्प्लेसमेंट। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। लेट अस कंसीडर एक ग्लास स्लैब हम ले लें। इस ग्लास स्लैब पर इसकी चौड़ाई जो है टी है, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई टी है। इस ग्लास स्लैब पर प्रकाश की किरण आपतित होती है। मान लीजिए इस ग्लास स्लैब पर इस प्रकार से प्रकाश की किरण आपतित होती है। चूँकि यह आपका एयर है और ये ग्लास है, जब प्रकाश की किरण यहाँ पर आपतित होगी तो अपवर्तन होगा। कैसे कि इस पर हम एक लंब डालेंगे। प्रकाश की किरण चूँकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, इसलिए ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, यानी प्रकाश की किरण कुछ इस तरह से हो जाएगी। पुनः जब प्रकाश की किरण यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ भी मीडियम चेंज होगा और यहाँ भी अपवर्तन क्रिया होगी। क्योंकि अब यहाँ से पर सघन से विरल माध्यम में जाती है, इसलिए अभिलंब से दूर हट जाएगी। मीनिंग दैट प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है, ये आपका होगा आपतन कोण I और ये आपका परावर्तन कोण हो जाएगा, अपवर्तन कोण होगा R। प्रकाश की किरण इधर से चल रही है और यहाँ पर इस तरह से निकल जा रही है। मान लीजिए कि यह जो है निर्गत कोण E है। सपोज करें कि ये निर्गत कोण E है। ये प्रकाश की किरण जो निर्गत किरण है आपतित किरण के समांतर ही है। जो आपतित किरण है यहाँ पर वो निर्गत किरण के समांतर है। अंतर क्या है इसमें कि यह जो आपतित किरण है वह निर्गत किरण के सापेक्ष कुछ विस्थापित है, यानी निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष कुछ विस्थापित है। यानी ये इस तरह से इसको जाना चाहिए था, लेकिन जो है ये इधर से जा रही है। इस विस्थापन को ही हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए कि दो समांतर किरणों के बीच की दूरी जो लंबवत दूरी d है, इसी को हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। फिर से देखें, एक ग्लास स्लैब है। इस ग्लास स्लैब पर एक प्रकाश की किरण आपतित होती है। सपोज करिए कि यह पॉइंट N पर आपतित होती है। जब ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है
तो अपवर्तन होगा। चूँकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है इसलिए अविलंब की ओर झुक जाती है। पुनः जब इस सतह पर पहुंचती है, सपोज करिए कि ये सतह आपका सी है, इस सतह पर जब पहुंचती है तो ये चूँकि पुनः एयर में जाती है, ये एयर में जाती है इसलिए ये अविलंब से दूर हट जाती है। यह आपतित किरण, जो निर्गत किरण आपतित किरण के ही समांतर है, किंतु यह आपतित किरण के सापेक्ष कुछ विस्थापित है। इस विस्थापन को ही हम पार्श्विक विस्थापन या लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। यानी इसको लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण कांच के गुटके पर पड़ती है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समानांतर होती है, किंतु आपतित किरण निर्गत किरण के किंतु आपतित किरण निर्गत किरण के किंतु निर्गत किरण नॉट आपतित किंतु निर्गत किरण आपतित किरण के सापेक्ष विस्थापित होती है, जिसे पार्श्विक विस्थापन या इसी को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का मापन कैसे करते हैं? आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबविक दूरी या के बीच की न्यूनतम दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन की माप करते हैं। यानी इसको लिख ले, फिर उसके बाद मिटा दें इसको। चलिए आगे देखिए, आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबविक दूरी को लंबवत दूरी को आपतित किरण तथा निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी पार्श्विक विस्थापन की माप है।
यहाँ पर इसको हम डी से दिखा रहे हैं, इसके बीच यहाँ से एक लंब डाल दें, ये 90 डिग्री होगा। ये आपका डी जो है पार्श्विक विस्थापन की माप है। आइए इसकी गणना करें हम। इसको हम यहाँ से यहाँ ऐसे मिला दें। ये कोण आपका आर है और ये कोण हमारा जो बनेगा ये आई बनेगा। ये कोण जो है शीर्षाभिमुख कोण होगा, इसको हम लिखेंगे आई से, और जो ये कोण बनेगा ये होगा आई माइनस आर होगा। यह है यन, इसको हम मान लें बी हमारे पास, और ये जो है जो इस पर लंब है इसको हम यल मान लें। हमारे पास एक त्रिभुज मिल रहा है एन बी सी, लिखेंगे त्रिभुज एन बी सी में, त्रिभुज एन बी सी में साइन कास आर बराबर होगा आधार बटे कर्ण, यानी बी एन बटे एन सी। देखिए ट्रायंगल एन बी सी में कास आर बराबर होगा आधार बी एन बटे कर्ण एन सी, या बी एन बराबर हो जाएगा आपका, या इसको हम एन सी बराबर हो जाएगा, एन सी बराबर हो जाएगा आपका बी एन बटे कास आर। बी एन स्लैब की चौड़ाई है, यानी बी एन को हमने पहले ही मान रखा है कि ये टी है, यानी ये हो जाएगा टी बटे कास आर, टी बटे कास आर। पुनः त्रिभुज एन सी एल में क्या होगा, ये आपका एंगल आई, कोण सी एन एल आई माइनस आर है, तो ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर बराबर होगा, साइन आई माइनस आर बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी ये होगा सी एल बटे सी एन, या एन सी, सी एल बटे एन सी। यहाँ पर सी एल को हमने डी माना है, विस्थापन पार्श्विक विस्थापन है, तो यानी ये हो जाएगा साइन आई माइनस आर बराबर है, सी एल को हमने माना है डी, तो ये होगा डी बटे एन सी, डी बटे एन सी, अर्थात पार्श्विक विस्थापन डी बराबर होगा आपका, डी बराबर हो जाएगा एन सी, ये होगा एन सी इंटू साइन आई माइनस आर। एन सी का मान हम यहाँ से रख दें, एन सी का मान, एन सी बराबर है टी बटे कास आर, यानी डी बराबर आपका हो जाएगा टी बटे कास आर इंटू साइन आई माइनस आर, डी बराबर होगा टी बटे कास आर इंटू साइन आई माइनस आर। नोट कर लें, इसको पास करके नोट करें, उसके बाद देखें इसको मैं मिटा दूं। चलिए अब उसके बाद यहाँ आगे देखें, हमारे पास जो ये रिलेशन मिल रहा है, एक क्या डी बराबर, ये सब मिटा दें, ये रिलेशन मिल रहा है डी बराबर टी बटे कास आर साइन आई माइनस आर। यदि आई और आर बहुत छोटे हैं तो साइन आई माइनस आर बराबर होगा आई माइनस आर और कास आर का मान होगा 1, यानी इसको लिख लेंगे हम, यदि शर्त यह है यदि आई और आर, यदि आई और आर छोटे हों तो साइन आई माइनस आर बराबर होगा आई माइनस आर,
और काश आर का मान होगा 1, यानी डी बराबर हो जाएगा टी इंटू साइन आई माइनस आर, यानी इसको हम लिख देंगे, ये बराबर आपका हो जाएगा आई माइनस आर, यानी डी बराबर हो जाएगा टी साइन आई माइनस आर की जगह हम आई आर लिख दें, ये होगा आई माइनस आर लिख दें, हो गया आई माइनस आर। फिर से हम यहाँ पर आई कॉमन ले लें, डी बराबर होगा टी इंटू आई कर दें यहाँ, ये होगा 1 माइनस आर बटे आई, 1 माइनस आर बटे आई, 1 माइनस आर बटे आई। यदि कांच का अपवर्तनांक यन है तो, यदि कांच का अपवर्तनांक यन है तो यन बराबर होता है साइन आई बटे साइन आर, यन बराबर होगा साइन आई बटे साइन आर। यदि आई और आर छोटे होंगे तो यन बराबर हो जाएगा आई बटे आर, या आर बटे आई बराबर हो जाएगा 1 बटे यन, आर बटे आई की जगह यहाँ पर हम मान रख दें, यानी डी बराबर अब हो जाएगा आपका, डी बराबर हो जाएगा आपका टी इंटू आई 1 माइनस 1 बटे एन, जहाँ एन कांच का अपवर्तनांक है, ये डी बराबर हो जाएगा आपका टी इंटू आई एन माइनस 1 बटे एन। ये आपका पार्श्व विस्थापन का सूत्र है, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया, चलिए मिटा दो इसको। अब इसके बाद जो अगला आता है वास्तविक तथा आभासी गहराई, ये कॉन्सेप्ट है अपवर्तन के कारण जब कोई वस्तु पानी में हम देखते हैं तो जो उसकी वास्तविक गहराई होती है उससे कुछ ऊपर ही वस्तु दिखाई देती है, जिसको हम उसकी आभासी गहराई कहते हैं। हमारी अगली हेडिंग होगी वास्तविक तथा आभासी गहराई। वास्तविक तथा आभासी गहराई, वास्तविक तथा आभासी गहराई, यानी इसको कहते हैं रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ, वास्तविक तथा आभासी गहराई। मान लीजिए कि हमारे पास एक बीकर है, यह बीकर जल से भरा हुआ है, यह बीकर जो है जल से भरा हुआ है, इसके बिंदु ओ पर एक वस्तु रखा हो, इसके पेदी पर जो बिंदु ओ पर है एक वस्तु रखें हम, सपोज कि ये यहाँ है, इस पर एक बिंदु ओ है, इस पर एक वस्तु रखी गई है। इस वस्तु की लंबाई जो गहराई है वह एच है। ये इसकी जो गहराई है, अगर हम इसकी गहराई इस तरह से लिखें बनाएं तो ये जो है आपका एच है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो हाइट है इसको हम कैपिटल एच दिखा दें। अब होगा क्या कि प्रकाश की किरण यहाँ से यहाँ पर चलेगी, प्रकाश की किरण अगर यहाँ से यहाँ चलती है तो नीचे जल था और ऊपर जो है एयर है, इसलिए यहाँ पर दो इंटरफेस, दो परिसीमाएं बनती हैं और वहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होगा। अपवर्तन का नियम से होगा, यहाँ पर एक लम्ब डालें, लम्ब डालेंगे, चूँकि ये जो है प्रकाश की किरण जो यहाँ से चल रही है, ये प्रकाश की किरण अब सघन से विरल माध्यम में जाते इसलिए अविलंब से दूर हो जाएगी, यानी ये जो है
यहाँ इस रास्ते में हो जाएगी, इस दिशा में हो जाएगी। इसी किरण को आगे बढ़ाएंगे तो ये जो यहाँ पर मिलेगी, यह वस्तु आपका आई यहीं पर दिखाई देगी। ये वस्तु आपको ही यहीं पर दिखाई देगी। यानी अब जो वस्तु आपकी ओ पर दिख रही थी वो आपका आई पर दिख रही है। यानी अब इसके बीच की जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसी को हम कहते हैं आभासी दूरी, इसी को आभासी गहराई कहते हैं। और यह बिंदु ओ कितनी ऊंचाई तक विस्थापित हुआ? सपोज कीजिए कि यह बिंदु यक्स ऊंचाई तक विस्थापित हुआ। सपोज करें कि यह बिंदु जो है यक्स ऊंचाई तक विस्थापित हुआ। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है? ये एंगल आपका आई है, आपतन कोण, और ये आपका अपवर्तन कोण आर है। ये दोनों एंगल अगर आप देखें तो ये जो है शीर्षाभिमुख कोण होगा। ये एंगल आपका जो बनेगा, इधर का एंगल अगर मैं कहूँ तो ये एंगल आपका हो जाएगा आर। यानी ये एंगल भी आपका आर होगा, ये एंगल भी आर होगा, यह एंगल भी आर हो जाएगा, और ये एंगल आपका हो जाएगा आई। एकांतर कोण है, ये संगत कोण है। ये एंगल हो गया आई। इसको अगर मैं यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दूँ, इसका कोई नाम दे दें हम। ये सपोज दैट ओ आई, यह आपका ए है, ये आपका बिंदु बी है। हमारे पास प्रकाश की किरण इस समय कहाँ से चल रही है? जल से वायु में चल रही है। यानी जल से वायु में जब चलेगी तो हमें जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक निकालना, यानी NWA निकलेगा, NAW निकलेगा। इसको क्या कहेंगे? जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ये आपका हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर। ये साइन आई बटे हो जाएगा साइन आर। हम जानते हैं बट वी नो दैट NAW बराबर होगा 1 बटे NWA। यानी इसको हम लिख देंगे एक बटे NWA, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये बराबर हो जाएगा आपका साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? इसको उलट दें, हम लिख दें इसको NWA, ये बराबर आपका हो जाएगा साइन आर बटे साइन आई, साइन आर बटे साइन आई। अब आइए देखते हैं साइन आर बराबर क्या होगा। यहाँ से लिखें साइन आर बराबर, इस त्रिभुज में, त्रिभुज AIB में क्या होगा? साइन आर बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी लंब है इसमें AB और कर्ण इसका है BI, इसका कर्ण है BI। साइन आर बराबर होगा AB लंब और ये है BI। उसी तरह साइन आई बराबर क्या होगा? साइन आई बराबर, ये कोण आई है आपका, ये होगा इस त्रिभुज OAB में क्या होगा? साइन आई बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी AB बटे हम यहाँ पर लिखेंगे BO, AB बटे BO। यानी इस मान को हम यहाँ रख दें, साइन आई और साइन आर के मान को हम यहाँ पर रख दें, तो ये आपका हमारा हो जाएगा NWA बराबर होगा साइन आर यानी AB बटे BI बटे AB बटे BO, AB बटे BO। यानी इसी को हम लिख देंगे AB बटे BI गुणे BO बटे AB। AB कट जाएगा, यानी
एन डब्लू ए बराबर हो जाएगा बी ओ बटे बी आई। एन डब्लू ए बराबर होगा बी ओ बटे बी आई। बी ओ क्या है? बी ओ यदि लिखेंगे, यदि आई और आर बहुत छोटे होंगे तो बी ओ बराबर लगभग बी ए होगा और बी आई लगभग आई ए होगा। यदि आई और आर छोटे हों तो क्या होगा? बी ओ नियरली इक्वल टू हो जाएगा ओ ए, और बी आई ये नियरली इक्वल हो जाएगा, बी आई नियरली इक्वल होगा, बी आई नियरली इक्वल होगा ए आई। यानी ये मान रख दें, एन डब्लू ए बराबर होगा बी ओ की जगह लिख दें ओ ए बटे बी आई की जगह लिख दें ए आई, बी आई की जगह लिख दें ए आई। ये ओ ए क्या है? नोट कर लें, इसको नोट कर लें। चलिए आज करके नोट करिएगा। आगे इसको मिटाकर आगे बढ़ाएं हम इसको। एन डब्लू ए है आपका ओ ए। ओ ए का मतलब है ओ से लेकर ये तक, जिसको हम कहते हैं वास्तविक गहराई। ये पानी जो है, पानी की बीकर में वास्तविक गहराई है, इसको कहते हैं वास्तविक गहराई बटे ए आई। ए आई का मतलब आभासी गहराई, ए आई कहते हैं आभासी गहराई। हमने यहाँ एन डब्लू ए को निरपेक्ष अपवर्तनांक है जल का, तो इसको हम एन से ही लिख सकते हैं। वायु के सापेक्ष है या निर्वात के सापेक्ष है तो इसको हम एन लिख सकते हैं। वास्तविक गहराई को हमने यहाँ लिखा है एच, और आभासी गहराई को हमने लिखा है स्मॉल एच। यानी एन बराबर होगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। एन बराबर होगा वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अब स्टूडेंट्स ये पूछा जाए आपसे कि विस्थापन कितना हुआ, बिंदु ओ जो है कितनी ऊंचाई तक आभास हो रहा है, यानी कि इसका विस्थापन कितना हुआ, कितना ऊपर खिसका ये पॉइंट, ओ पॉइंट कितनी ऊपर खिसका। यानी आप यहाँ देखते हैं कि कैपिटल एच वास्तविक गहराई एच जो है ये है आपका एक्स प्लस एच। वास्तविक गहराई एच जो है एक्स प्लस एच है, यानी एक्स बराबर हो जाएगा आपका कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। स्मॉल एच की जगह हम लिख सकते हैं एच बटे एन, यानी ये आपका हो जाएगा एक्स बराबर कैपिटल एच माइनस, स्मॉल एच की जगह लिख दें कैपिटल एच बटे एन, यानी एक्स बराबर हो जाएगा, एच कामन ले लें, 1 माइनस 1 बटे एन। स्टूडेंट्स इसमें अगर हमारे पास दो या दो से अधिक अमिश्रणी द्रव हैं, सपोज कीजिए कि हमारे पास दो या दो से अमिश्रण जो आपस में मिश्रित नहीं होते ऐसे द्रव हैं। जैसे मान लीजिए एक द्रव यहाँ पर है, एक द्रव यहाँ पर है, एक द्रव यहाँ पर है। इसका अपवर्तनांक जो है, इसका अपवर्तनांक n1 है, इसका अपवर्तनांक n2 है, इसका n3 है, इसका n4 है, और ये जो है आपकी इसकी गहराई h1 है, ये h2 है, ये h3 है, h4 है। तो आभासी गहराई जो है, आभासी गहराई हो जाएगी, आभासी गहराई क्या हो जाएगा, h अपान n1 प्लस h1 अपान n1, h2 अपान n2 प्लस h3 अपान n3। यानी अगर किसी बीकर में
दो या दो से अधिक अमिश्रणीय यानी जो मिश्रित न हो ऐसे द्रव भर दिया जाए जिसकी ऊंचाई क्रमशः वास्तविक ऊंचाई क्रमशः H1 H2 H3 तथा उसका अपवर्तनांक N1 N2 N3 है, तो जो आभासी गहराई कुल होगी वह होगी H1/N1 प्लस H2/N2 प्लस H3/N3 होगी। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें। उसके बाद मैं एक प्रश्न शुरू करता हूँ। इसमें एक प्रश्न हल किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। आगे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक बीकर में 16 सेंटीमीटर एक बीकर में एक बीकर में 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। ऊंचाई तक पानी भरा है। एक बीकर में 16 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि बीकर के पेंदी पर बीकर के पेंदी पर स्थित सिक्का 12 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होता है तो 12 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होता है तो 12 सेंटीमीटर गहराई पर प्रतीत होता है तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पानी का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करें। बहुत सिंपल है। इसमें की वास्तविक गहराई दिया है, वास्तविक गहराई बराबर दिया है 16 सेंटीमीटर और आभासी गहराई दिया है 12 सेंटीमीटर। तो अपवर्तनांक पानी का अपवर्तनांक n बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, यानी n बराबर आपका हो जाएगा 16/12। 16/12। इसको काट दें। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, यानी 4/3, या इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी n बराबर हो जाएगा 1.33। नोट कर लें इसको। n बराबर हो जाएगा 1.33। लिख ले, नोट कर लिया। चलिए, अच्छा, अब इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम।
एक क्वेश्चन और देखें। एक क्वेश्चन है, एक टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। क्वेश्चन नंबर 2, एक टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। एक टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा है। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी सुई 9.4 सेंटीमीटर पर प्रतीत होती है। जल का ऊंचाई तक जल से भरा है। जल से भरा है या द्रव से भरा है? जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। इसी में अगला प्रश्न है, यदि जल के स्थान पर जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक का द्रव उतने ही ऊंचाई तक भर दिया जाए तो द्रव उतने ही ऊंचाई तक भर दिया जाए तो उतनी ही ऊंचाई तक भर दिया जाए तो सूक्ष्मदर्शी को सुई पर फोकस करने के लिए कितना विस्थापित करना पड़ेगा? ये आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, बहुत आसान है। क्या? n बराबर आपका होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, या n बराबर हम लिखेंगे 12.5 बटे 9.4 यानी 125 बटे 94। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.33। दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि जल के स्थान पर 1.63 अपवर्तनांक का द्रव उतनी ही ऊंचाई तक भर दिया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की सुई पर फोकस करने कितना विस्थापित करना पड़ेगा? यानी 1.63
अपवर्तनांक वाले द्रव को भरने पर सुई की आभासी गहराई सुई की आभासी गहराई क्या होगी? वास्तविक गहराई बटे n, यानी वास्तविक गहराई बटे n। ये क्यों? क्योंकि हम n बराबर जानते हैं h बटे स्मॉल h, ये वास्तविक है, ये आभासी है, तो आभासी h बराबर हो जाएगा कैपिटल H बटे n। यहीं से हमने लिया इसको। ये बराबर आपका हो जाएगा 12.5 बटे 1.63, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7.6 सेंटीमीटर। 7.6 सेंटीमीटर सॉल्व करने पर आएगा। अतः इसको लिख लें, तो मिटा दें इधर का। चलिए, अतः सुई पर फोकस करने के लिए सूक्ष्मदर्शी में किया गया विस्थापन ये बराबर हो जाएगा, पहले ये 9.4 था, उसमें 7.6 घटा दें, 9.4 माइनस 7.6, तो ये हो जाएगा 8 6 14, और ये हो गया 8 में से 7 जाए 1 सेंटीमीटर। 1.8 सेंटीमीटर विस्थापित करना पड़ेगा। नोट कर लें। नोट कर लिया। अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। अठारह सेंटीमीटर ऊंचाई के बीकर में कितना पानी भरा जाए कि कितना द्रव भरा जाए कि बीकर आधा खाली प्रतीत हो। बीकर आधा खाली प्रतीत हो, जबकि n बराबर दिया है, जबकि द्रव का है 4/3। 18 सेंटीमीटर ऊंचाई के बीकर में कितना द्रव भरा जाए कि बीकर आधा खाली प्रतीत हो, जबकि n बराबर है 4/3। इसका सॉल्यूशन देखें। ये सपोज कीजिए ये बीकर है, ये बीकर की ऊंचाई जो है 18 सेंटीमीटर है। बीकर की ऊंचाई जो है 18 सेंटीमीटर है। इसमें कितना पानी भरा जाए? माना कि इसमें h ऊंचाई तक पानी भरा जाए। कितनी ऊंचाई तक? माना इसमें h ऊंचाई तक पानी भरा जाए, तो खाली भाग कितना होगा? ये खाली भाग जो बचेगा 18 माइनस h होगा। लिखेंगे, माना बीकर में
h ऊंचाई तक पानी भरा जाता है, h ऊंचाई तक पानी भरा जाता है। तो आभासी गहराई कितनी होगी? आभासी गहराई आप जानते हैं ये बराबर होगा h/n हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h/n, ये हो जाएगा आपका h/n। यानी अब ये कह रहा है कि आधा भाग खाली प्रतीत हो, यानी आधा भरेगा तो आधा खाली प्रतीत होगा, यानी दोनों 50-50 है। यानी आभासी गहराई बराबर हो जाएगा, आभासी गहराई बराबर होगा, ये दोनों बराबर क्या होगा? बीकर का खाली भाग या खाली भाग की गहराई। खाली भाग की गहराई। आभासी गहराई आपकी है h/n, ये बराबर है हमारा 18 - h, ये बराबर 18 - h। यानी ये हो गया आपका h, n का मान है 4/3 बराबर है 18 - h या 3h बराबर 18। यहाँ हम गुणा कर दें, 3 ऊपर चला जाएगा, 4 यहाँ होगा, 18 - h, या आगे लिख दें हम 3h बराबर हो जाएगा 18 चौक 72, 18 चौक 72 माइनस 4h, 4h को इधर कर दें, 4 और 3 7 हो जाएगा, 7h बराबर हो गया 72, यानी h बराबर होगा 72/7, h बराबर हो जाएगा 72/7, यानी ये हो जाएगा आपका 7 × 1 = 7, 1 0 हो जाएगा, हो गया 20, 7 ये हो गया 20, 7 दूनी 14 और ये हो गया 60, 7 × 8 = 56 सेंटीमीटर, लगभग 10.28 सेंटीमीटर। लिख लें इसको। अगर आपने इसको उतार लिया है तो आगे हम चर्चा करें। चल लिख लिया, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद हम इस अपवर्तन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल देखें। अपवर्तन पर आधारित कुछ उदाहरण जो हमें डे टू डे लाइफ में जो है हम देखने को मिलती है। जैसे नंबर 1, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? यानी तारे स्टार्स ट्विंकलिंग क्यों करते हैं? इसका कारण यह है कि तारे हमसे बहुत दूरी पर हैं, वहाँ से हमारे वायुमंडल के बीच तमाम तरह की गैसें कुछ स्थान निर्वात है। ये रात के समय जब टेम्परेचर घटता है अथवा बढ़ता है तो उस समय क्या होता है कि बीच के मीडियम का जो अपवर्तनांक होता है वो वेरिएबल होता है, परिवर्तित होता रहता है, जिससे प्रकाश की किरण हमारे नेत्रों तक सीधे ना पहुंच करके भिन्न भिन्न दिशा से होकर भिन्न भिन्न स्थानों से पहुंचती हैं। इसलिए तारे हमें टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। आपका प्रश्न ये होगा कि तो चंद्रमा क्यों नहीं टिमटिमाता है? चूँकि चंद्रमा हमारी पृथ्वी से बहुत नज़दीक है और हमारे नेत्र पर बहुत बड़ा दर्शन कोण बनाता है, इसलिए चंद्रमा टिमटिमाता प्रतीत नहीं होता है, जबकि बहुत अधिक दूरी पर तारा स्थित होने के कारण हमें टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। दूसरी एक घटना होती है अग्रिम सूर्योदय। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त।
सपोज करें ये अग्रिम सूर्योदय का जो हमारा तात्पर्य होता है हमारे पृथ्वी के क्षैतिज से, सपोज कीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इस हमारी पृथ्वी के क्षैतिज से ये हमारा अगर अर्थ है तो इस हमारी पृथ्वी के क्षैतिज से सूरज जब ऊपर उठता है तो इसको हम सूर्योदय कहते हैं। हमारे पृथ्वी के क्षैतिज से सूरज जब ऊपर उठता है तो इसे हम सूर्योदय कहते हैं, और इस क्षैतिज से जब सूर्योदय नीचे बैठता है, नीचे होता है, तो हम इसको सूर्यास्त कहते हैं। ये सपोज कीजिए कि सूर्य हमारा जो है किसी समय यहाँ पर है, ये सूर्योदय हो रहा है, एक ऑब्जर्वर पृथ्वी पर यहाँ स्थित है। जब सूर्य से यहाँ से प्रकाश की किरणें चलेंगी तो चूंकि हमारे वायुमंडल में जो निचली सतह होती है उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, जबकि ऊपर वाली सतह का अपवर्तनांक धीरे धीरे कम होता रहता है। इसलिए जब प्रकाश की किरण यहाँ से चलती है तो ये प्रकाश की किरण जब यहाँ पर पहुँचती है तो ये कुछ अंदर की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि अभिलंब की तरफ झुक जाती है। यानी इस कारण से जब अभिलंब की तरफ झुकती है तो ये प्रकाश की किरण हमें यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है, ये हमें यहाँ से प्रतीत होती रहती है। सूरज की दिशा में ये लगभग हाफ डिग्री कोण बनाती है। ये हाफ डिग्री का विस्थापन होता है सूरज की दिशा में, जो अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 2 मिनट का होता है। यानी सूर्योदय जो है हमें सूर्योदय होने के 2 मिनट पहले सूरज दिखाई देता है। इसी प्रकार सूर्यास्त के समय हमारी मान लीजिए कि सूरज हमारा यहाँ पर डूब गया है और ये अभी जब प्रकाश की किरण यहाँ से चल रही है तो अपवर्तनांक सघन होने के कारण प्रकाश की किरण यहाँ चलेंगी तो इस दिशा में चलेंगी, और ये सूरज हमें अभी यहाँ पर दिखाई देगा, ये सूरज हमारा अभी यहाँ दिखाई देगा। इसी को हम कहते हैं विलंबित सूर्यास्त और इसको कहते हैं अग्रिम सूर्योदय। ठीक है, ये 2 मिनट का कैसे होता है हम इसको निकाल सकते हैं, लिखेंगे चूँकि पृथ्वी एक चक्कर जब पूरा लगा 360 डिग्री घूमती है, लिखेंगे चूँकि 360 डिग्री विस्थापन में हमको लगता है 24 × 60 मिनट का समय। इसलिए 1 डिग्री का विस्थापन जब होता है तो ये हो जाएगा 24 × 60 बटे 360, इसको काट दें 6 × 36 और 6 × 24, यानी 1 डिग्री विस्थापन के लिए हमें मिलता है 4 मिनट का समय। इसलिए हाफ डिग्री विस्थापन के लिए हमारे पास होगा 4/2 यानी 2 मिनट का समय। यानी हमें जो विलंबित सूर्यास्त और या अग्रिम सूर्योदय की घटना में होती है वो 2 मिनट का लगभग अंतर होता है। कुछ बना लें इसको स्टूडेंट। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रांतिक कोण, मिटा दें इसको, क्रिटिकल एंगल। जिसको कहते हैं क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल ये क्या होता है? हम प्रकाश की अपवर्तन जब पढ़ रहे थे उस समय आप ध्यान दिए होंगे कि अगर ये सघन माध्यम है, ये अगर सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में चलती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इसी तरह से अगर हम आपतन कोण, ये आपतन कोण है, अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। आपतन कोण का मान बढ़ाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के निश्चित मान अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है।
अपवर्तन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री होता है। ऐसी दशा में इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। इस आपतन कोण को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण यानी आईसी कहते हैं। क्या होगा? लिखेंगे प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हट जाती है। आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आगे लिखेंगे, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर, आपतन कोण का मान बढ़ाने पर अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। अपवर्तन कोण का मान बढ़ता है। आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए, आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए, आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण के एक निश्चित मान के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं, इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें तो आगे बताएं। नोट कर लें। चलिए, अर्थात अगर हम इसका रेंज डायग्राम बनाएं तो क्या होगा? यह है आपका प्रकाश किरण यहाँ आ रही है, इस पर अविलंब हो रही है। ये आपका जो है इधर से प्रकाश की किरण आती है और ये इधर चली जाती, ये हो गया 90 डिग्री। ये जब I बराबर होगा IC, ये होगा I बराबर हो जाएगा IC। यानी हम लिखेंगे क्योंकि प्रकाश की किरण
सघन से विरल में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है। ये हमने पहले लिखा था, ये सघन था, शर्त यही है, सघन है और ये विरल है। माना प्रकाश की किरण, माना प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है। माना प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, तो अपवर्तन के नियम से क्या होगा? अपवर्तन के नियम से क्या होगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर होगा एन ए जी, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यानी ये हम इसको लिखेंगे फॉर आई इज इक्वल टू वाई सी, तो वाई होता है 90 डिग्री। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है, जहाँ इसी क्रांतिक कोण है, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो आर का मान जो होगा 90 डिग्री होगा। यानी ये मान हम रख दें साइन आई बटे साइन 90, आई को वाई सी लिख दें, बराबर होगा एन ए जी, या इसी को कह सकते हैं साइन आई सी बराबर होगा एन ए जी। ये क्या है आपका? साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, या इसी को कहते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि एन ए जी यानी कांच के सापेक्ष वायु का जो अपवर्तनांक होता है, वायु के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होगा। यानी ये हो जाएगा साइन आई सी बराबर होगा 1 बटे एन जी ए, या इसी को हम, चूँकि ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक है, तो इसको लिख सकते हैं साइन आई सी बराबर 1 बटे एन। साइन आई सी बराबर होगा 1 बटे एन। नोट कर लें स्टूडेंट, अगर ये आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा तो ये फिर इसी माध्यम में वापस चला जाएगा। जैसे आपतन कोण का मान जैसे ही आई सी से ग्रेटर होगा, ये आपतन कोण का मान आई सी, आई इज़ ग्रेटर देन आई सी, तो ये इसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको हम बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगली हेडिंग हम देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। होगा, अगला होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगली हेडिंग देंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसमें हम लिखेंगे प्रकाश की किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हम लिखेंगे प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो
में जाती है तो यदि आपतन कोण का मान यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, इस तरह से लिख लें, प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान जब कभी क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो शर्त हैं, यानी लिखेंगे इसके लिए दो शर्त है। नंबर 1, प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। दूसरा शर्त क्या है? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अर्थात I is greater than IC। I is greater than IC। नोट कर लें इसको। नोट कर लिया? चलिए स्टूडेंट, इस पर आधारित कुछ घटनाएं हैं जो हमारे व्यवहारिक जीवन में या डे टू डे लाइफ में हम इस घटना को देखते हैं जिसकी व्याख्या हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन से करते हैं। जैसे विशेष प्रकार से कटा हुआ हीरा चमकता है। जैसे
विशेष प्रकार से कटा हुआ हीरा चमकता है, इसका कारण ये है कि वायु तथा हीरे के जो पृष्ठ है इसके लिए जो क्रांतिक कोण का मान है वो बहुत कम 24 डिग्री होता है। अर्थात जब प्रकाश की किरण इस पर 24 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित होती है तो ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन इससे होता है, जिससे यह चमकने लगता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित दो घटनाएं हैं, जिसको हम एक घटना इम्पॉर्टेंट होती है जिसको हम मरीचिका कहते हैं। मरीचिका का मतलब होता है भ्रम की स्थिति गर्म प्रदेशों में जहाँ का तापमान बहुत अधिक है, विशेष करके रेगिस्तान में जब दिन का तापमान बहुत अधिक होता है तो पृथ्वी के समीप जो रेत होती है इसका तापमान जो है अधिक होने के कारण इसके ऊपर जैसे जैसे हम जाते हैं इसका अपवर्तनांक बढ़ता जाता है, यानी इसकी सघनता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे इसकी सघनता जो बढ़ेगी, यानी अपवर्तनांक इसका बढ़ेगा, इसकी सघनता बढ़ती जाती है, सघनता बढ़ती है। अर्थात प्रकाश की किरण यहाँ से विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएंगी। जब कोई पेड़ यहाँ पर स्थित हो, मान लीजिए कि एक पेड़ यहाँ पर स्थित है, कोई पेड़ यहाँ पर स्थित है, इस पेड़ को कोई जब प्रेक्षक देखता है तो प्रकाश की किरण यहाँ से चलती हैं। क्योंकि ये प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी, जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर हटती जाती हैं, ये अभिलंब से दूर हट जाती हैं। एक स्थिति ऐसी आती है कि प्रकाश की किरण जब सघन विरल माध्यम में पहुंचती हैं तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और ये प्रकाश की किरण पुनः इसी माध्यम में चली जाती हैं। इस प्रकार ये अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो इस वृक्ष की प्रतिबिंब जो है यहाँ दिखाई देता है, जिसे दूर से देखने पर ये आभास होता है कि आगे एक जलाशय है यहाँ, जिसमें उस जलाशय में प्रतिबिंब की छाया बन रही है। इसको हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। उसी प्रकार से ठंडे प्रदेशों में आप जानते हैं कि ठंडे प्रदेशों में मंडल की सघनता घटती जाती है, यानी ऊपर जाने पर जो है हम जब ऊपर इसमें जाते हैं तो सघनता जो है घटती जाती है, यानी विरलता बढ़ती जाती है। ऊपर जाने पर क्या होगा, सघनता घटती है, सघनता घटती है, ऊपर जाने पर सघनता घटती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई यहाँ पर कोई एक जहाज़ है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक जहाज़ पानी में है, एक जहाज़ है और इस जहाज़ को एक कोई प्रेक्षक अगर देखना चाहता है तो प्रकाश की किरण यहाँ से चलेगी, से दूर हटेगी। इस प्रकार ये बराबर अविलंब से दूर हटती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है और प्रकाश की किरण पुनः इसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसको आगे बढ़ाने पर ये जहाज़ कहीं ऊपर तैरता हुआ प्रतीत होता है। इसको हम ठंडे प्रदेशों की मरीचिका या लूम कहते हैं। ये प्रकाश कहीं ये जहाज़ कहीं ऊपर तैरती हुई प्रतीत होती है, इसको हम ठंडे प्रदेशों की मरीचिका या लूम कहते हैं। अगर एक बीकर है, सपोज कीजिए एक बीकर है, इसकी सतह पर, इस बीकर की सतह पर एक बल्ब जल रहा है, ये बीकर की सतह पर एक बल्ब जल रहा है। अगर हम यहाँ से प्रकाश किरण निकलेगी तो यहाँ पर पहुँचेगी। ये पानी से भरा हुआ है, मान लीजिए
ये बीकर आपका पानी से भरा हुआ है, ये यहाँ पर पहुँचेगी। यहाँ पर अगर मैं लंब डालूँ तो ये जो है लंब होगा, ये कोण आई होगा। इस आई का मान अगर इस आई कोण आपतन कोण का मान अगर क्रांतिक कोण से कम होगा तो ये पूरा का पूरा ये नहीं दिखेगा, कुछ कम ही दिखेगा, और अगर इससे अधिक होगा तो उसी माध्यम में फिर वापस आ जाएगा प्रकाश। यानी इसके लिए ये का मान जो होगा IC, आई का मान जो है IC के बराबर यानी क्रांतिक कोण के बराबर जब होगा तो ये इस पर लंबवत हो जाएगा। यानी जो परावर्तन कोण होगा, अपवर्तन कोण होगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। अब ये इसके पृष्ठ पर ये जो प्रकाश होगा एक वृत्ताकार छल्ला बनाता है, एक वृत्ताकार छल्ला बनाता है। मान लीजिए इस छल्ले की जो त्रिज्या है R है और बीकर में जो पानी की गहराई है उसको हम मान लेते हैं H है। ये आपका कोण अगर IC है तो ये भी कोण आपका C होगा। यानी अगर हम इसको निकालना चाहें sin C बराबर होगा, sin C बराबर होता है 1/n, और sin C को हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यानी ये मान रखते हैं OAB। तो sin C के लिए हम लिख सकते हैं OB लंब होगा OB बटे 20A या AB बराबर 1/n, या इसको और हम लिख सकते हैं क्या, OB को हम लिख सकते हैं, दिया है R, और AB को लिख सकते हैं √R² प्लस H² बराबर 1/n। अगर R का मान इससे निकाल करके जो हमारे वृत्त का क्षेत्रफल होगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा ये होगा हमारा πr²। R का मान रख करके हम इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दूसरी चीज़, एक पॉइंट इसमें है ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु। एक पॉइंट इसमें आता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंत्र, यह एक ऐसी युक्ति है, लिख लें 2 लाइन, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा श्रव्य दृश्य अथवा श्रव्य संकेत को जिसके द्वारा दृश्य अथवा श्रव्य संकेत को लंबी दूरी तक बिना किसी हानि के संचरित किया जाता है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा दृश्य अथवा श्रव्य संकेत को लंबी दूरी तक बिना किसी हानि के संचित किया जाता है। ये होता क्या है, ये वास्तव में एक तार होता है जिसकी डायमीटर जो होती है बहुत कम, लगभग 0.1 mm का डायमीटर होता है। इस 0.1 mm के डायमीटर का एक तार, बेलनाकार तार होता है। इसके अंदर के पृष्ठ पर
हम एक लेप लगाते हैं जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.7 होता है, जिसका अपवर्तनांक 1.7 होता है, इसको हम कहते हैं क्रोड कहते हैं। यानी इसको जो हम क्या कहेंगे, कोर कहेंगे। इसका जो अपवर्तनांक होगा, इसके अंदर वाले भाग का जो अपवर्तनांक होगा, ये भाग का अपवर्तनांक n1 होगा 1.7 के आसपास होता है। यानी ये जो अपवर्तनांक होगा n1 बराबर 1.7 होता है। इसके बाहर वाली पृष्ठ पर इसके चारों तरफ एक आवरण का लेप लगा देते हैं जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.5 होता है। यानी n2 का मान होगा 1.5। जब प्रकाशिक सिग्नल इस पर पड़ता है, सपोज कीजिए प्रकाशिक सिग्नल इस पर पड़ा और यहाँ पर जब आपतित हुआ, तो यहाँ पर जो आई का मान जो होगा, इसके लिए क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है। इसलिए ये जो है पुनः इस दिशा में परावर्तित हो जाता है। यहाँ भी वही स्थिति होती है, जो आपतन कोण का मान होता है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो ये फिर इस दिशा में इस तरह से संचरित होते हुए दूसरे सिरे से निकल जाता है। ये होता है आपका प्रकाशिक तंतु। ठीक है, कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इससे कुछ इस चैप्टर से संबंधित। मिटा दें इसको। चलिए आगे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। एक आसान सा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या है? कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए, जबकि n g बराबर है 4/3। n g बराबर है 4/3। क्या लिखेंगे? सॉल्व कैसे करेंगे? आंसर क्या होगा इसका? आप जानते हैं साइन सी बराबर होता है 1/n। n का मान दिया ही है, तो साइन सी बराबर हो जाएगा 1/4/3, या साइन सी बराबर हो जाएगा 3/4। सी बराबर होगा साइन इनवर्स 3/4। बहुत आसान सवाल है, सॉल्व कर लें इसको। नोट कर लिया। अगला सवाल देखते हैं। मिटा दें इसको। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, एक मछली पानी के पृष्ठ से, ये माँ है, एक मछली पानी के पृष्ठ से एक मछली पानी के पृष्ठ से करणी में 7 मीटर की गहराई पर
तैरती है। एक मछली पानी के पृष्ठ से करीब 7 मीटर की गहराई पर तैरती है। मछली पानी के बाहर केवल एक वृत्ताकार भाग को देख पाती है। मछली पानी के पृष्ठ पर केवल एक वृत्ताकार भाग को देख पाती है। वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि n का मान दिया गया है। इसमें पानी के लिए n बराबर दिया है 4/3। एक बार फिर से पढ़ लें। एक मछली पानी के पृष्ठ से करणी में 7 मीटर की गहराई पर तैरती है। मछली पानी के पृष्ठ पर केवल एक वृत्ताकार भाग को देख पाती है। वृत्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स, इसको हम बनाने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। मान लीजिए ये आपका एक तालाब है और आपकी मछली यहाँ पर है। यहाँ से प्रकाश की किरण जब चलेगी, मछली अगर यहाँ से देखना चाहेगी तो ये इतने भाग को देखेगी। क्यों? क्योंकि इस पर जब मैं आपतन कोण बनाऊंगा, ये अभिलंब डालूंगा, तो ये आपतन कोण जो आई होगा ये आई नहीं सी होगा। क्योंकि अगर आपतन कोण का मान सी से अधिक होगा तो उससे अधिक भी देख सकती है, और सी से अधिक होगा तो इसी दिशा में वापस आ जाएगी। यानी ये जो है आपका क्रांतिक कोण के मान के बराबर होगा। पुनः हमारे पास क्या होगा, यहाँ से एक लंब डाल दें, ये हमारा हो जाएगा R और ये हमारा होगा H। ये मान लो O है, ये मान लो M और ये हमारा है B। देखेंगे चूँकि साइन C बराबर 1/n, या साइन C, ये एंगल C होगा आपका, ये एंगल आपका C होगा। ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण, यानी R/BM बराबर 1/n, या R/BM की जगह हम लिख दें √h² प्लस R स्क्वायर, h² प्लस R स्क्वायर, √h² प्लस R स्क्वायर बराबर 1/n। या इसको कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें, दोनों तरफ वर्ग कर दें तो क्या हो जाएगा, R² बटे h² प्लस R स्क्वायर बटे 1/n स्क्वायर। मान रख दें इसका, ये या त्रिय गुणा करते पहले n स्क्वायर R स्क्वायर बराबर h² प्लस R स्क्वायर, या n स्क्वायर R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर h², या R स्क्वायर बराबर हो जाएगा, R स्क्वायर कॉमन ले लें, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर h। इसका मान हम निकाल लें, R स्क्वायर बराबर होगा h² बटे n स्क्वायर माइनस 1, या R बराबर होगा, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे,
वर्गमूल निकालेंगे तो ये हो जाएगा एच बटे, ये होगा एच बटे अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस 1। ये जो है आपका सूत्र है, इसका उपयोग हम सूत्र के रूप में कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख दूँ r बराबर होगा, एच का मान दिया है करणी में 7, ये हो गया करणी में 7 बटे अंडर रूट एन स्क्वायर का मतलब है एन का मान दिया है 4/3, 4/3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी ये हो जाएगा r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 7 बटे, ये हो जाएगा 4 चौक 16 माइनस 9, ये हो गया 16 माइनस 9 बटे 9, 16 माइनस 9 बटे 9, यानी इसको इधर का नोट कर लें, इसको नोट कर लें। चलिए ये हो जाएगा आपका r बराबर हो जाएगा करणी में 7 गुणे 3, नीचे का 9 है तो वर्गमूल होगा 3 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा करणी में 7, 7 7 काट दें, r बराबर है 3 सेंटीमीटर, यानी जो वृत्ताकार भाग की त्रिज्या है वो 3 सेंटीमीटर है। स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। आप पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।